मेरे प्यारे देशवासियों, विशेषता भावी पीढ़ी और युवाओं को लेकर के सभी भारतवासियों के सामने एक आह्वानात्मक चैलेंज के रूप में उन्होंने, मैं जो बता रहा हूँ, यदि ये मेरा कहना सही है तो उसका विचार करके ये आह्वान का स्वीकार करना, ऐसी उनको मैं एक आज इसके माध्यम से नेहरू जी की याद में तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पिताजी इनके याद में और विदर्भ में चल रही राहुल गांधी की यात्रा, इसको लेकर के कुछ विचार आपके सामने रखूँगा और उसको फिर से विनती करूँगा कि आप उसको एक आह्वानात्मक रूप से स्वीकार करके और वो आह्वान समझ के पहलने के लिए सामने आएंगे। देखिए, देश में और मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में यहाँ के जो विपक्ष है, महाराष्ट्र का विपक्ष, वो आज के तारीख में इस बात को लेके बार बार जिक्र कर रहा है कि केंद्र सरकार मनमानी कर रहा है, हमें हमारी संपत्ति जब्त कर विपक्षों को जेल में डाल रहा है। ऐसी बात बार बार उठ रही है यहाँ विपक्ष की ओर से। इसको लेके मैं आप में युवाओं में विशेषतः जागृति लाना चाहता हूँ। विपक्ष भी कभी सत्ता में था। सवाल ये है कि विपक्ष या सत्ता पक्ष, जब भी ये सत्ता में रह चुके हैं, तब ये जो कार्रवाई होते गई है या होते जा रही है और की गई है, इसका खुलासा विपक्ष ने जनता के सामने कभी किया नहीं। कभी वो सत्ता में रहो, कभी विपक्ष में रहो। मेरा मानना है और कहना है कि ये उन्होंने बताना चाहिए जनता को कि सत्ता पक्ष ये जो जेल में डालना, प्रॉपर्टी जब्त करना, जान माल से धोखा देना, जान से मारना, ये जो चीज़ें देश में हो रही है, ऐसा वो बता रहा है या दिख रही है, इसका ये कौन से कारणवश हो रही है या किस कानून से सत्ता पक्ष ये काम कर रहा है, ये जनता के सामने विपक्ष में लाना चाहिए। विपक्ष ने इस बात को जनता के सामने लाना चाहिए कि कौन से कानून के आधार पर ये कर रहा है। यदि ये सही में मनमानी है तो विपक्ष का काम है जनता को बताना कि भाई जिन कानूनों के तहत या जिन कानूनों के आधार पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी इस प्रकार की मनमानी कर रहे हैं, वो कानून बदलाने की आवश्यकता जनता को है। जनता ने ये कानून बदलाने वाली सरकार निर्माण करना चाहिए। जैसे कि विपक्ष का बोलने का अधिकार जो है, इस कानून के आधार से जो विपक्ष पर कार्रवाई की जाती है, उसके डर के मारे विपक्ष सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। तो इन कानूनों को, ऐसे कानूनों को, जैसे कि आज विपक्ष की ये हालत है, विपक्ष के साथ साथ जो सत्ता पक्ष में, जैसे मैं नाम लूँगा, पूनम महाजन जो है,
उनका अभी एक वीडियो सुनने में आया कि वो कहती है कि भाई मेरे पिता को किसने मारा ये मुझे पता है, मालूम है। हालांकि वो सत्ता में है शामिल और वो खासदार भी है। तो जनता ने इसका विचार करना चाहिए कि आज सत्ता में शामिल खासदार की ये हालत है, ये स्थिति उसकी है, और वो कह रहे हैं कि आज बोल के फ़ायदा नहीं है। उस समय हम विपक्ष में थे और यहाँ महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में अन्य पार्टियाँ थी। तो आज तो आप सत्ता पक्ष में हैं, आज महाराष्ट्र में भी केंद्र की सरकार के नुमाइंदे सत्ता में हैं। तो इस पर से ये दिखता है इन कानूनों के कारण देश में लोकशाही के नाम से तानाशाही हुई है, और उतना ही जवाबदार इसको विपक्ष भी है। हालांकि ये जो चल रहा है देश में, ये जनता को अंधेरे में रख के ये काम चल रहा है। विपक्ष की जवाबदारी होती है, जब पूनम महाजन सर्गी को न्याय नहीं मिलता, खासदार होते हुए आम जनता को क्या न्याय मिलेगा। इसलिए ऐसे जो कानून जो वन मैन शो देश में ला रहा है, तानाशाही देश में लाया, जिस कानून लाया हुआ है, तानाशाही लाई हुई है, निर्माण की हुई है, यह दूर करने के लिए विपक्ष ने आह्वान करना चाहिए। मैं विपक्ष को सलाह दूंगा कि भाई वे जनता को आह्वान करें कि वे ऐसे जगह अपना वोट का वापर करें, ऐसी सरकार चुने, ऐसे लोग सत्ता में भेजे जो इन कानूनों में बदलाव ला करके कानूनों की स्थिति स्वतंत्र रखने वाली, यानी मेरा मानना है घटनात्मक सत्ता जो है इसकी भूमिका स्वतंत्र रहेगी। इसलिए जनता ने ऐसी जगह अपना वोट करना चाहिए कि वो कानून वापस लेकर के, जैसे मैं खुली बात करूँगा, जैसे हमारे पूर्वज नेहरू जी, इनके द्वारा और इनके परिवार के द्वारा साल 55 वर्ष सत्ता में रहते जो संविधान की तोड़फोड़ की है, जो राज्य घटना की तोड़फोड़ की है, कानून को बदला के सत्ता के हित में कानून लाए हैं, और सत्ता की व्यवस्था जो देश में आई है, यह सभी भारतवासियों को, हम नागरिकों को सत्ता व्यवस्था के शोषण का शिकार बनाने वाली है। तो ये मानने वाला राष्ट्रीय नेता सामने आवे। अभी उनके ही परिवार के राहुल गांधी जो विदर्भ में उनकी यात्रा चालू है, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में जो भी पार्टियाँ, जो भी पक्ष है, वो सभी हमारे देश की है, बाहर का कोई नहीं है। आज राहुल जी जो नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं कि देश का नेतृत्व मुझे दो, तो मैं उनसे ये बात की सलाह दूंगा, इसकी सलाह दूंगा कि वे इस बात की ओर ध्यान देवे, और ऐसे जो प्रस्ताव राज्य घटना में है, मेरा कहना मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में आप शक्ति खर्चा कर रहे हो, इसी के साथ साथ आपने यदि टूटा हुआ, तोड़फोड़ किया हुआ संविधान, जो राज्य घटना, जो प्रस्ताव तोड़फोड़ किए, उसको ठीक करने को लेकर या जोड़ने के नाम पर भी आप यात्रा निकालते, तो आपका जो है, ये तो जनता को अंधेरे में रख करके ये काम चल रहा है, ऐसा इसमें दिख रहा है। हमारे देश में यह देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे देश में विपक्ष की ताकत नहीं है, वो डर के मारे कुछ बोलता नहीं है।
और जो भी व्यवस्था देश में आई है, सत्ता व्यवस्था शोषण का शिकार बनाने वाली, ये विपक्ष के फायदे की है। जैसे कोई डाकू का धंधा रहता है, डाके डाल लिया, वो डाका डालता, पकड़े जाता, जेल में जाता, जमानत पे छूट के आता, डाके का धंधा उसका शुरू रहता, चोरी का धंधा शुरू रहता। उसी प्रकार मैं तो ये कहूँगा, ये जो प्रस्ताव आए हैं, सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो, उनको मजबूत बनाने के लिए मददगार ये प्रस्ताव है और जनता को कमज़ोर करने वाला प्रस्ताव है। तो मैं इसके प्रति ये युवाओं को आह्वान करूँगा, समूचे भारत के सभी युवाओं को आह्वान करूँगा, जो भी मूलभूत आपको हमारे राज्य घटना ने दिए मूलभूत अधिकार, ये सारे के सारे मूलभूत अधिकार कमज़ोर हुए हुए हैं। एक उदाहरण के तौर पे बोलूँगा, सन 1985 में 52वीं दुरुस्ती आई, जो 52वां प्रस्ताव दुरुस्त किया गया, वो प्रस्ताव आया, आपके वोट का मूलभूत अधिकार कमज़ोर किया, आपको पार्टी से जोड़ा। 2006 में 93वां संशोधन लाया इन्होंने, तो वो संशोधन आपके शिक्षा का अधिकार जो है वो कमज़ोर करने वाला है। 1956 में जो दुरुस्ती आई, 7वीं दुरुस्ती, ये दुरुस्ती सत्ता को मजबूत करने के लिए, बाहर से जो लोग सत्ता में जाने के लिए जो मदद करते हैं नेताओं को, उनके लिए सभागृह खोला गया, जो लोकतांत्रिक सभागृह नहीं है, ऐसा सभागृह जो है ये दुरुस्ती 56 में आई है। ये हमें 1000 कोटी रुपए से हर महीने में 1000 कोटी खर्चा हर महीने में, और ये 56 से हम इसका भुगतान कर रहे हैं, आम जनता कर रही है भारत की। तो ऐसे विधान परिषद सभागृह की हमें क्या आवश्यकता है, जबकि लोकतांत्रिक सभागृह विधानसभा है, और विधानसभा को राज्य घटना ने ये बताया है कि विधानसभा को हम पावर दे रहे हैं कि वो 169 में ऐसा विधान परिषद सभागृह बर्खास्त करो, ताकि जनता के ऊपर, आम जनता पे जो बोझ है 1000 कोटी रुपये का, 1000 कोटी रुपये महीने का, ये सन 56 से भुगतान कर रही है। जैसा आंध्र प्रदेश में 1985 में ये विधान परिषद बर्खास्त होकर लोगों को बचाया गया, उस प्रकार हमारे महाराष्ट्र में, ये 5 स्टेट में बचा हुआ है, ये महाराष्ट्र में इसका विचार, ये ऐसे जो प्रस्ताव है, ये सारे के सारे प्रस्ताव हमें शोषण के शिकार बनाने वाले हैं। सबसे प्रथम प्रस्ताव जो है 1971 का 24वां और 25वां प्रस्ताव इन्होंने दुरुस्ती लाई, उसमें यह दुरुस्ती तो हमें सत्ता व्यवस्था के शोषण का शिकार बनाने वाली है और साथ में बर्बाद करने वाली है, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली है। ये जिस समय हमारे शासक को, केंद्र में हमारे शासक को जो पावर थी संसद में क्या प्रस्ताव आ रहे हैं देखने की, और यदि वो लोगों के हित में नहीं है तो वो वापस करने की जो पावर थी, ये पावर निकाली गई। सन 1971 में 24वीं और 25वीं पावर ऐसी आई कि शासक को ही सत्ता के अधीन किया गया, नाम मात्र रखा गया, और ऐसे शासक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के जजों की नियुक्ति होती है। तो वो जज कहाँ तक टिक पाएंगा, ये जब जो प्रमुख जो न्यायालय का प्रमुख राष्ट्रपति शासक है, जो वो यदि उसे यदि कमज़ोर किया गया तो क्या न्याय की व्यवस्था क्या रहेंगी, आप इस पर सोच सकते हैं। ऐसे सारे प्रस्ताव है, मैं आपसे पूरी बार चर्चा करूंगा इसके बारे में। ये जो प्रस्ताव है सत्ता के हित में है, ये प्रस्ताव पीछे लेने के हिसाब से, यदि राजीव जी चाहते हैं, राहुल जी चाहते हैं कि भाई मुझे केंद्र की सरकार मुझे केंद्र का संभालने के लिए मुझे पावर दो, मैं इसलिए राहुल जी को इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अभी जो सरकार हमने पलटी है, बदली है, 55 साल जिस परिवार का राज इस देश में रहा, 55 साल के बाद
हमने परेशान होकर के हमारे आदरणीय मोदी जी को सपोर्ट किया और उनको विराजमान किया आज प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के ऊपर। उन्होंने भी नहीं चाहा कि जो भी प्रस्ताव ऐसे जनता का अहित करने वाले हैं, मनमानी लाने वाले हैं देश में, वो उसका जितना फायदा कांग्रेस पार्टी ने पहले सत्ता में जो 55 साल पार्टी थी उन्होंने नहीं लिया, उससे ज़्यादा फायदा मोदी जी लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि अभी आपके पास समय है, आप इस पर विचार विमर्श करो और देश की जनता को, विशेषतः भावी पीढ़ी को, हमारे देश में पढ़ाई करने वाले आगे जा कर के जो लड़के जो आगे जा रहे हैं, वो लड़के इनके बुद्धिमत्ता का फ़ायदा विदेश ले रहा है और हमारे देश में ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, शर्म की बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप मुझे बोलने के बजाय आप देखिए, सन 55 की दृष्टि देखिए, सन 51 की दृष्टि देखिए, सन 71 की दृष्टि देखिए, सन 56 की दृष्टि देखिए, सन 85 की दृष्टि देखिए। ये दृष्टियाँ क्या बता रही है? सन 2006 की दृष्टि, ये सारी सत्ता की व्यवस्था है। 2006 की 93वीं दृष्टि तो पैसे दो और स्कूल में जाओ, पैसे नहीं होंगे तो गमीले उठाओ, कुछ भी काम करो, उधर जाओ। ये जो है, ये बड़ा शर्म से नाक नीचे करने वाली बात है। इसलिए मैं भावी पीढ़ी को मैं आह्वान करूँगा, मैं अमरावती से, महाराष्ट्र के अंदर से पुरुषोत्तम दास बागड़ी, जनाधिकार बचाओ संगठन का सेनापति, आप सभी से अनुरोध करते हुए आह्वान करूँगा कि वे मेरी इस बात को आह्वान समझ के स्वीकार करेंगे और ये लड़ाई कोई लड़े, सत्ता में रहने वाले जो हमारे भाई है वो भी देशवासी है, हमारे विपक्ष में है वो भी हमारे भाई है, जो भी लड़ना है उन्हें बहुत हो गया, लोग समझ चुके हैं। आपका जो रवैया है अभी वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए हमारे नेहरू जी ने जो व्यवस्था देश में लाई है, जैसा कि किसान भाइयों को लेकर मैं बात बोलूँगा, उन्होंने ऐसी वो संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बताया कि खेती को उद्योग से जोड़ो। वो तो नेहरू जी ने नहीं किया, पर किसानों को उद्योग के ताबे में दे दिया और आज सब जिंदगी और मौत के बीच में की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी हालत इस देश में है। तो अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ है और ज़्यादा दिन छुपाने का समय नहीं रहा है। आप इस चीज़ को समझते हुए, यदि आप नहीं समझते तो मैं फिर से आह्वान करूँगा युवा पीढ़ी को, वे अपना भविष्य बचाने के लिए, अपने भविष्य के साथ साथ आम भारतीय नागरिकों का भविष्य बचाने के लिए, वे भले उन्हें कोई पेंशनर बोलो या सत्ता में शामिल जो लोग हैं वो उनकी बड़ी व्यवस्था हो गई होंगी, परंतु उसके दृष्टि से आप उसको देखने की ज़रूरत है। परंतु आज एक भाई पेंशन ले रहा, एक भाई आत्महत्या कर रहा गांव में खेड़े में रह के, किसान भाई। तो ये चीज़ इससे सब दुखी है। व्यापार में देखो, व्यापार के सेक्टर सब बंद हो रहे, स्थानिक लोगों के बड़े बड़े माल में अंदर पैर रखने को जगह नहीं, रोड पर 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी है, वहाँ गाड़ी रखने को जगह नहीं है, सब छोटा व्यापारी बर्बाद हो चुका है। इन सब बातों को देखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो ये विचार करने के लिए भावी पीढ़ी सामने आएंगी। इसको आह्वानात्मक, मैं जो बोल रहा हूँ इसको आह्वानात्मक स्वीकार करके आने वाली राष्ट्रीय लड़ाई जो है, ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि सत्ता परिवर्तन से आपका सवाल छूटने वाला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा युवाओं को, विशेषतः भावी पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये सत्ता परिवर्तन से ये प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ये जो व्यवस्था लाई गई है, ये व्यवस्था नेहरू जी के माध्यम से शुरुआत हुई है और उनके परिवार ने वही व्यवस्था चलाते चलाते आज तक ये स्थिति में हमें ला के रखा है। और आज तो हमारा पूरा नायनाट हुआ ऐसा दिखता है।
तो मैं ये सत्ता परिवर्तन के बजाय जिन प्रस्ताव के कारण, जिन घटना दुरुस्तियों के कारण ये 55 साल में जो घटना दुरुस्ती आई, इसके कारण जैसी व्यवस्था देश में आई है, सत्ता व्यवस्था जो आई हुई है, सभी देशवासियों को शोषण का शिकार बनाने वाली व्यवस्था आई है, यह व्यवस्था जिन प्रस्ताव के कारण, जिन घटना दुरुस्ती के कारण आई हुई है, उन दुरुस्ती को वापस लेने के दृष्टि से उस दुरुस्ती को वापस लेना या रद्द बादल करके पूर्ववत घटना जो हमारी थी या है उसको और विशेष करके परिस्थिति अनुसार सुधार करने के लिए उसमें अमेंडमेंट लाने वाले लोग, जो लोग अमेंडमेंट लाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग सत्ता में भेजे और विपक्ष भी इस प्रकार का आह्वान करे देशवासियों को कि ये प्रस्ताव के लिए हमें सत्ता में जाना है, या जो लाना चाहते हैं इसको वो उन्हें सत्ता में जनता ने भेजना चाहिए, ऐसा आह्वान विपक्ष भी करे। ऐसा मैं आज के माध्यम से, मेरी संगठन के माध्यम से सभी भारतवासियों को निवेदन करता हूँ कि वे मेरा जो निवेदन का कॉग्निज लेंगे सभी लोग, और आगे आने वाली भावी पीढ़ी को बचाने के लिए, शोषण का शिकार नहीं होने से। आज देखिए पढ़े लिखे लोग विदेश में सेटल हो रहे हैं, हमारे देश की हालत क्या है। तो फिर से निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को, मेरे ज़बान को विराम देते हुए आज के भावी पीढ़ी को निवेदन करूँगा कि वे मेरे इस आह्वान को, इस संदेश को आह्वान के रूप में स्वीकार करेंगे और आगे आने वाली राजनीतिक लड़ाई में मैदान में निष्पक्ष होकर, देखिए 1985 की घटना दुरुस्ती क्या बोलती है। आपके वोट की पावर, मूलभूत अधिकार जहाँ वोट की पावर थी वो कमजोर की पार्टी में जोड़ी गई है। अभी हम यदि किसी पार्टी से जाके चुन के जाते हैं और सभागृह में घुसते हैं या सभागृह में बैठते हैं तो पार्टी की पॉलिसी चलती है वहाँ। पार्टी की पॉलिसी, पार्टी जो बोलेंगी वो होने वाला है। अरे हम यदि पार्टी से गैर जनता की बात करें, जिस जनता ने हमको चुन कर दिया, तो वो 1985 की 52 दुरुस्ती ये बोलती है कि ये यदि पार्टी के खिलाफ वहाँ बयान करता है जनता के हित में तो इसको पार्टी से निष्कासित करो और सभागृह से घर को हटा लो। ये 85 की 52 घटना दुरुस्ती है। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत एक चिंताजनक बात है, इसको भी बदलाने की ज़रूरत है। इस दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। मैं फिर से आपकी मेरी ज़बान को विराम देते हुए अगले बार मैं आपको जैसा मुझे अवगत होगा मैं आपको हर समय बताते रहूँगा। और आप जागरूक, मेरा सबसे महत्व का उद्देश्य है कि कल मैं कोई आमदार बन जाऊँ या खासदार बन जाऊँ या मंत्री बन जाऊँ, जिन लोगों ने मुझे उस सभागृह में भेजा और लोगों के लिए भेजा, और वहाँ जाके मैं उनके खिलाफ जाके या उनको छोड़कर जिन्होंने चुन कर दिया, जिन्होंने सिलेक्शन किया उनको छोड़ के मैं दूसरे के साथ मिल जाऊँ और वो लोग मुझे फिर वार्ड में या मोहल्ले में या कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आने देते, इससे तो मैं नहीं बना पड़ता। ना, क्या जरूरत है मेरे बनने की। फिर मैं जिस काम से, जिस उद्देश्य से जा रहा हूँ वहाँ पर, यहाँ ऐसी हालत है कि वो मोहल्ले में, वार्डों में आने देने के लिए तैयार नहीं लोग। जिन लोगों ने सर पे लिया, नाचा, वो लोग आने नहीं दे रहे वहाँ पे उस कैंडिडेट को। तो इससे तो नहीं आया पूरेगा ना। इसलिए मेरा मानना है कि जिन लोगों के लिए हम जा रहे हैं या जिन लोगों के लिए जाना चाहते हैं जाएंगे, तो उन लोगों के हित में प्रस्ताव आना चाहिए और वो लोगों को उनको जीवनमान मिलना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने सुन लिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और ये यदि सच लगता है मेरी बात तो आप इसको सबको भेजें और जागरूक करें इसकी। मैं आपका आभारी हूँ। ओके, धन्यवाद।